हेलो फ्रेंड्स, एसटीआई के लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है और मैं आपका फिजिक्स का लेक्चर लेने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमारे आसपास की प्रकृति बहुत ही रंगीन और विविध प्रकार की है। हम हवाओं का बहना देखते हैं, हमने रेत भी देखी है, पानी भी होता है, हमने अलग अलग प्रकार के ग्रह भी देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, रेनबो भी होता है। हमने कई चीजें हैं जो फील की हैं, जैसे कि हम जो दो हाथों को जब रगड़ते हैं तो उससे ऊष्मा पैदा होती है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप रगड़ो तो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसके कारण एक एनर्जी बाहर आती है। हमने ये भी देखा है कि जब अर्ली मैन्स थे वो लकड़ी घिसते थे तो उससे आग निकलती थी। आग से मुझे याद आया, सूरज में भी आग होती है, उसमें भी एक एनर्जी होती है। क्या वहां भी फ्रिक्शन है या वहां कुछ और नियम चलते हैं? सूरज से गर्मी निकलने का क्या रहस्य है? वैसे ही एक चीज होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी एक एनर्जी निकलती है। इसका मतलब क्या न्यूक्लियर बॉम्ब की उत्पत्ति क्या इसी एनर्जी से निकली है? क्या रहस्य इसके बीच का? हमारे आसपास प्रकृति में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं और वो भी निरंतर। प्रकृति के इन्हीं नियमों को भौतिकी विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इन्हीं भौतिकी के नियमों के अनुसार काम करती हैं और इन्हीं प्रकृति के नियमों के अध्ययन को हम भौतिकी कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाते हमने सबने देखा है, परंतु अगर किसी को न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या तो कहें कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पता है तो वो इसे समझ सकता है और समझा भी सकता है। और ब्रह्मांड के कई रहस्य जैसे ब्लैक होल, बिग बैंग, ये सब को समझ सकता है, समझा सकता है। पेड़ से फल गिरते तो हमने देखा है, सागर की लहरों को चढ़ते गिरते ये भी देखा होगा किसी न किसी ने। अगर आप बस में बैठे हैं या फिर कार चला रहे हैं या फिर गाड़ी में बैठे हैं और सडनली गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आप सामने की तरफ फेंकाते हैं। क्रिकेट तो सभी ने खेला होगा, जब बॉल बैट के स्वीट स्पॉट पे पड़ती है तो कम फोर्स लगाने पर भी गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री की लाइन की तरफ भागती है और बल्लेबाज को हाथ में सबसे कम झटका तभी लगता है जब गेंद बैट के स्वीट स्पॉट पे लगती है ना? हैरान करने वाली चीज। ये सब चीजों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? कैसे आप बताएंगे कि स्वीट स्पॉट किस बैट के पॉइंट पे होता है? अगर आपको न्यूटन के गति के नियमों का पता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आप ऐसी सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक महान भौतिकी थे जिनका नाम था डॉक्टर आर.पी. फेमन, जो कि अमेरिका के थे। प्रकृति को समझना क्या होता है, इसे बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया था। अंडरस्टैंडिंग द नेचर। सपोज करिए कि आपको शतरंज के खेल के बारे में कुछ नहीं पता है, परंतु आपको शतरंज का खेल देखने के लिए बैठा दिया गया। अगर आप निरंतर उस खेल को देखते रहेंगे तो आप अपने आप कुछ ना कुछ नियम समझ जाएंगे उसके, और आप ये भी समझ जाएंगे कि खिलाड़ी ने ये चाल क्यों चली। हालांकि ये सारे नियम समझ पाना काफी मुश्किल टास्क है। और चलिए मान लेते हैं कि आपको सारे नियम समझ भी लिए, फिर भी हर सिचुएशन में करेक्ट मूव क्या होगा यह अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। अगर आप ठीक से खेल को ऑब्जर्व ना करें तो आप गलत नियम भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कोई मजा हुआ खिलाड़ी एक ऐसी चाल चल दे जो कि आपके बनाए हुए सारे नियमों का खंडन करता हो। अतः आपको अपने नियमों को पुनः विचार करना होगा और उन्हें फिर से मॉडिफाई करना होगा। भौतिकी भी इसी प्रकार काम करती है। प्रकृति अपने आप में एक शतरंज का खेल है और प्रकृति ही इसे खेलती है, और प्राकृतिक घटनाएं शतरंज की चाल है। हमें ये खेल देखना है और अध्ययन करके इसके नियम समझने हैं। प्रकृति में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि अभी तक के भौतिकी के सारे नियमों का खंडन करती हों, और ऐसी अवस्था में आप और मैं इन नियमों को बदल सकते हैं। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, फेमन को महान भौतिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अद्भुत था और उन्होंने जो भी नियम बनाए वे प्रकृति की कई घटनाओं को सही तरीके से प्रूफ करते हैं और काफी कन्विंसिंग है।
भौतिकी को विस्तार रूप से समझने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होगी और उस माध्यम का नाम है गणित। प्राकृतिक घटनाओं को समझना बिना गणित जाने ये सिर्फ एक मजाक है। ऐसा क्यों है, इसकी मैं आपको एक फीलिंग देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो बल दो ग्रहों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दो ग्रहों के मास के। सेंटेंस में कहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर इसे मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 जो कि मास है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सो डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये ज़्यादा समझ में आता है। ये एक नियम है और ये नियम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जब मैं ग्रहों की बात करता हूँ और उनके डिस्टेंस कहता हूँ, उनके बीच का डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस किसके बीच का है एग्जैक्टली? क्या ये दो ग्रहों के नियरेस्ट जो सरफेसेस हैं उनके बीच का है या फार्देस्ट सरफेस है उनके बीच का है? ये r कहाँ से आता है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ग्रह के जो सेंटर ऑफ मास है, जो कि अगर मैं मानता हूँ कि ग्रह मेरा सर्कुलर शेप का है तो सेंटर ऑफ मास होगा उसका सेंटर पे, तो वहां पे एक्चुअली लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं पूरे ग्रह को श्रिंक करके कह सकता हूँ कि पूरे ग्रह का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट है सेंटर ऑफ मास पे और मैं उस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ r। ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि एक रॉड है और उसके पास 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक गेंद रखी है और मैं बोलूं कि बताइए ये दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल कितना लग रहा होगा? इसको जानने के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको मदद लेनी पड़ेगी कैलकुलस की। जिस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी या ग्रामर में अच्छे ना हो तो आप अपनी बात, अपने भाव लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते, उसी प्रकार अगर आपको गणित नहीं आता तो आप प्रकृति में होने वाली घटनाओं को या तो कहें कि भौतिकी को नहीं समझ सकते और ना ही समझा सकते हैं। आगे आने वाले सभी लेक्चर सीरीज में आप यही फील करेंगे और समझेंगे कि मैथ्स और फिजिक्स ब्रेड एंड बटर की तरह हैं। इनमें से अगर एक भी आपके पास ना हो तो जीवन में स्वाद नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टू हैव मोर फन विद फिजिक्स। थैंक यू।